बच्चों, निदानात्मक कक्षाओं हेतु मॉड्यूल विद्यार्थी अभ्यास पुस्तिका 2024-25 कक्षा 9वीं विषय सामाजिक विज्ञान की हम देख रहे हैं। अध्याय 3 अपवाह के हम अति लघुत्तरीय प्रश्नों का अध्ययन करेंगे जो 2 अंक या 3 अंक में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न जैसा कि हम देख रहे हैं, गंगा की 2 प्रमुख धाराओं के नाम लिखिए। यह कहाँ पर एक दूसरे से मिलकर गंगा नदी का निर्माण करती है? तो बच्चों इसका आंसर देंगे, ये आप देख रहे हैं भागीरथी और अलकनंदा। ये उत्तरांचल राज्य के देवप्रयाग नामक स्थान पर मिलती हैं। दूसरा प्रश्न है, अपवाह तंत्र से क्या आशय है? किसी क्षेत्र के नदी तंत्र से जो विभिन्न दिशाओं से बढ़कर आती हैं और मिलकर एक मुख्य नदी का निर्माण करती हैं। इसके बाद नमामि नर्मदे परियोजना क्या है? तो यहाँ पे हम देते हैं इसका आंसर बच्चों की नमामि नर्मदे एक एकीकृत संरक्षण मिशन है जिसमें राष्ट्रीय नदी गंगा से संबंधित यह 2 उद्देश्य प्रदूषण के प्रभाव को कम करना तथा उसके संरक्षण और कायाकल्प को पूरा किया जा सके। अगला प्रश्न बच्चों यहाँ पे कि भारत के किन्हीं 2 प्रमुख झीलों के नाम लिखिए। तो यहाँ पे लिखेंगे हम वुलर झील और लोनार झील। अगला प्रश्न 5वें नंबर का, डेल्टा किसे कहते हैं? तो इसका आंसर आपको इस तरीके से देना है कि समुद्र मुहाने पर नदी निक्षेपण क्रिया के द्वारा मिट्टी एवं बालू के महीन कणों से निर्मित अवसाद की त्रिभुजाकार आकृति डेल्टा कहलाती है। तो अगला प्रश्न जैसा कि हम देख रहे हैं 6वें नंबर का, यहाँ पे प्रायद्वीप भारत की 2 प्रमुख मुख्य नदियों के नाम बताइए। तो इसका आंसर हम इस प्रकार से देंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे कि प्रायद्वीप भारत की 2 मुख्य नदियाँ गोदावरी एवं कृष्णा है। इसके बाद अगला प्रश्न है, सिंधु एवं गंगा नदियां कहाँ पे मिलती हैं? तो इसे हम लिखेंगे कि ये सिंधु नदी का उद्गम इसका स्थल है मानसरोवर झील के निकट तिब्बत से निकलती है और ये भागीरथी गंगोत्री हिमानी से निकलती है। इसके बाद अगला प्रश्न है, जल विभाजक का क्या कार्य है? तो इसका आंसर देना है बच्चों इस प्रकार से कि वह उच्च भूमि जो पड़ोसी अपवाह स्रोतों से को एक दूसरे से अलग करती है जल विभाजक कहलाती है। उदाहरण के लिए अम्बाला सिंधु और गंगा नदी प्रणाली के बीच जल विभाजक पर स्थित है। अगला प्रश्न है 9वें नंबर का, जैसे कि हम देख रहे हैं यहाँ पे बच्चों कि कौन सी प्रायद्वीप नदियाँ कर से होकर बहती हैं समुद्र में प्रवेश करने के पहले वह किस प्रकार की आकृति का निर्माण करती है? तो इसका आंसर देंगे नर्मदा एवं ताप्ती नदी 2 बड़ी नदियां हैं जो कि पश्चिमी की तरफ बहती हैं और ज्वारंत मुख का निर्माण करती हैं। इसके बाद नदी तंत्र किसे कहते हैं? तो इसका आंसर देना है बच्चों कि किसी नदी तथा उसकी बड़ी सहायक नदियों को नदी तंत्र कहा जाता है। अगला प्रश्न है बच्चों यहाँ पे कि लंबी धारा होने के बावजूद तिब्बत के क्षेत्रों में ब्रह्मपुत्र में कम गाद सिल्ट क्यों है? यहाँ पे हम लिखेंगे इसका आंसर कि तिब्बत एक शीत एवं शुष्क क्षेत्र है जहाँ इस नदी में जल एवं गाद की मात्रा बहुत कम होती है। अगला प्रश्न 12वें नंबर का, जिसमें हिमालय से निकलने वाली नदियों के 2 आर्थिक महत्व बताइए। तो यहाँ पे 2 आर्थिक महत्व आपको लिखना है। सबसे पहला महत्व कि सिंचाई के लिए नहरों के द्वारा पर्याप्त जल की उपलब्धता। दूसरा है हिमालय से निकलने वाली नदियों के दोनों ओर उनके नगरीय बस्तियाँ स्थित हैं। इन बस्तियों को नदियों से पेयजल की प्राप्ति होती है। 13वां प्रश्न है जिसमें हम लिख रहे हैं कि प्रायद्वीप की नदियों की 2 प्रमुख विशेषताएं हैं। तो नंबर 1 यहाँ पे हम लिखेंगे कि नदियाँ कठोर चट्टानों पर सीधी बहती हैं, अतः इससे विसर्ग का निर्माण नहीं होता और यह नदियाँ उथली घाटियों में बहती हैं। और तीसरा, आधार तल तक पहुँचने के कारण इनकी अपरदन क्षमता तीव्र नहीं है। प्रश्न क्रमांक 14 की बात करें बच्चों, तो यहाँ पे प्रश्न क्रमांक 14 में लिख रहे हैं कि उत्तर भारत की नदियाँ और दक्षिण भारत की नदियों में 2 अंतर बताइए। तो ये जो अंतर लिखे गए हैं, सबसे पहला अंतर यहाँ पे आपको देखने को मिलता है कि उत्तर भारत की नदियाँ हिमालय पर्वतमाला से तथा कुछ नदियाँ दक्षिण पठार के उत्तर डाल से निकलती हैं और उत्तर भारत की नदियों में कम जलप्रपात पाए जाते हैं और उत्तर भारत की नदियाँ यातायात के अनुकूल होती हैं। अब दक्षिण भारत की नदियों की बात करें तो यहाँ पे दक्षिण भारत की नदियाँ देख सकते हैं आप कि दक्षिण भारत की नदियाँ पश्चिम घाट, अमरकंटक, सतपुड़ा श्रेणी और छोटा नागपुर के पठार से निकलती हैं और यहाँ की नदियों में अधिक जलप्रपात पाए जाते हैं। दक्षिण भारत की नदियाँ यातायात के लिए विशेष उपयोगी नहीं हैं। अब यहाँ पे अगला प्रश्न है, नदी प्रदूषण को कम करने के 2 उपाय लिखिए। तो नंबर 1 लिखेंगे हम, औद्योगिक कचरे को नदियों में प्रवाहित करने पर प्रतिबंध लगाया जाए और सीवेज लाइनों के जल को परिष्कृत किया जाए। इसके बाद चलिए अगला प्रश्न है 16वें नंबर का, किसी देश की अर्थव्यवस्था के लिए नदियाँ महत्वपूर्ण क्यों हैं? तो यहाँ पे इसका आंसर लिखा हुआ है क्यों महत्वपूर्ण है। सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे हम पानी की प्राप्ति। नदियों से हमें प्राकृतिक ताज़ा व मीठा पानी मिलता है जो मनुष्य सहित सभी जीव जंतुओं के लिए जरूरी है। दूसरा, उपजाऊ मृदा, ये नई मृदा बिछाकर उसे खेत योग्य बनाती हैं। नदियाँ अपने साथ उपजाऊ मिट्टी बहाकर लाती हैं जो कृषि के लिए उपयोगी होती हैं। इसके बिना अधिक मेहनत किए बिना है खेती की जा सकती है। बस्तियों का निर्माण, नदियों के तटों में प्राचीन से ही आदिवासियों को आकर्षित किया है। ये बस्तियां कालांतर से बड़े शहर बन गए। इसके बाद अगला प्रश्न है 17वें नंबर का, झीलों का आर्थिक महत्व लिखिए। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं बच्चों, झीलों का आर्थिक महत्व आपको दिखाई दे रहा है। तो सबसे पहले नंबर पे नौका वाहन या नौकायन के माध्यम से झीलों से धन व आय की प्राप्ति होती है, मछली की प्राप्ति होती है। झीलें मछली की जन्म स्थल एवं भोजन के स्रोत हैं। तीसरा, जलीय खेलों का आयोजक
झीलों में कई प्रकार के जलीय खेलों का आयोजन होता है। शहरों एवं प्रदूषित नगरों में जल आपूर्ति, झीलों के पास बसे शहरों की जल आपूर्ति इसी से होती है। तो बच्चों ये थे 2 और 3 तथा 4 अंक की प्रश्न जो कि आपकी परीक्षा हेतु उपयोगी हैं। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं इसी प्रकार के कंटेंट को देखने के लिए। धन्यवाद।